मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सब्र का सच्चा फल। तेज कदमों में चलते हुए सोमनाथ जी घर के अंदर आ रहे थे। गुस्से की ज्वाला उनके दिल में दहक रही थी। पुलिस को फोन उन्होंने पहले ही कर दिया था। जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें अपनी बहू मीरा के हंसने की आवाज़ आई, जो अपने पति मनीष के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना रही थी। दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। यह दृश्य देखते ही सोमनाथ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर आ पहुंचा। हद हो गई है बेशर्मी की, पैसों का इतना लालच कि तुम लोगों ने अपनी माँ की जिंदगी ही खतरे में डाल दी। वहाँ मेरी पत्नी बेचारी अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। शर्म नहीं आई तुम दोनों को इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अपने ही घर में तुमने चोरी कर ली। सोमनाथ जी की यह बातें सुनकर उनकी बहू मीना बेबाक होकर बोली, अरे बाबूजी, आपको क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में इतना कष्ट झेलने की? आप दोनों की अब उम्र हो चली है और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी को उनकी हालत पर छोड़ दीजिए और चैन से रहिए और हमें भी चैन से जीने दीजिए। इतना सुनते ही सोमनाथ जी आंख बबूला हो गए और उन्होंने एक जोरदार का तमाचा अपनी बहू के गाल पर चढ़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और मनीष अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर सोमनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? उसी समय दो पुलिस वाले भी घर के अंदर आए। उन्हें देखते ही मनीष और वीना के पसीने ही छूट गए और सोमनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही मनीष अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। बस बेटा, एक ही बारी में हेकड़ी निकल गई तुम्हारी। आज भी मैं उस दिन को याद करके मैं रो पड़ता हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ का इलाज के लिए मिन्नतें कर रहा था। इतना कहते कहते सोमनाथ दी अतीत के दिनों में चले गए और उस दिन को याद करने लगे, जिस दिन उनकी पत्नी आशा की टेस्ट रिपोर्ट आई थी और उन्हें मालूम पड़ा था कि उनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। यह बात सुनकर सोमनाथ जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि सही समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो यह बीमारी भी ठीक हो सकती है, लेकिन खर्च लाखों का होगा। सोमनाथ जी ने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी की जान बचा कर रहेंगे। जब घर आकर उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई तो उसे भी सदमा लगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ का अच्छे से इलाज करवाएंगे और वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन न जाने रात में बेटे और बहू की आपस में क्या बात हुई कि अगले दिन ही बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माँ की अब उम्र हो चुकी है और उन पर पैसा लगाने का मतलब पैसा बर्बाद करना है, और बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर सोमनाथ जी जैसे ठगे से खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज सुबह शाम उन्हें सैर पर ले जाते थे। एक दिन पार्क में सैर करते हुए उनकी अपने मित्र से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने मित्र को अपनी पत्नी की तबीयत के बारे में बताया और इस बारे में अपने बेटे बहू के रवैये के बारे में भी बताया। हालचाल बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
बेबसी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उस समय उनके मित्र ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि सोमनाथ, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। गांव में तुम्हारी कितनी जमीन पड़ी है, वह किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं जमीन का सौदा करवा दूंगा। अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे बहू पर मोहताज रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने पति मित्र की इस बात से सोमनाथ जी को बहुत हौसला मिला और सही कीमत मिलने पर उन्होंने जमीन का सौदा कर लिया। जिस समय वे जमीन का सौदा करके घर लौटे तो घर आकर उन्हें अपनी पत्नी कहीं नजर नहीं आई। फिर सोमनाथ जी ने अपनी बहू मीना को आवाज लगाई, मीना बहू, पूरा घर छान लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी सास कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं? फिर मीना ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसा भी क्या हो गया? तभी सोमनाथ जी बोले, अरे मैं उसे कह कर गया था कि मैं गांव में सरपंच से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है और कुछ कागजात पर तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। अब वह घर में नहीं है, किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक लेती ही नहीं। ना जाने अब कहाँ कौन सा काम करने चली गई, मेरी बात को अनसुना करके। तभी उनकी बहू मीना बोली, माँ जी तो मंदिर गई हैं, थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। लेकिन बाबूजी, आपको कौन से कागजों पर साइन कर चाहिए, यह तो बताइए। कुछ जरूरी कागजात है बहू। ऐसा कहते हुए सोमनाथ जी बोले, यह आशा भी हद करती है। उसे मालूम है कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाना एक दिन भी नहीं भूलती। अपने हाथों में लिए हुए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए सोमनाथ जी बोले, अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर बात अगले हफ्ते तक टल जाएगी। तभी मीना की नज़र उनके बैग पर आ गई और बोली, वैसे बाबूजी, आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे थे। फिर सोमनाथ जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ ज़रूरी काम था। तभी दरवाजे पर कोरियर आया तो मीना कोरियर लेने चली गई, परंतु सारे काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने ससुर के बैग पर बराबर बना हुआ था। कोरियर अपने कमरे में रखकर मीना ने अपने सास ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उसके ससुर सोमनाथ जी कुछ ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। मीना बिना दस्तक दिए ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को अपनी तबीयत की चिंता ही नहीं है, अभी तक नहीं आई मंदिर से। बहू की आवाज़ सुनते ही सोमनाथ जी ठिठक गए और उनके हाथ से वह बैग नीचे गिर गया। जैसे ही बैग गिरा, उसमें से 500 रुपए के नोटों के बंडल निकालकर फर्श पर गिर गए। पैसों की गड्डियां देखते ही मीना की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने सारे पैसे मीना के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होती हुई बोली, वैसे बाबूजी, इतना सारा पैसा कहाँ से आया, ये किसके पैसे हैं? तो सोमनाथ जी ने जल्दी से उन पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वह बहू हमारे गांव वाली जो जमीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं सरपंच के पास गया था। अब वह जमीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हीं पैसों को जमा करवाने के लिए मुझे बैंक जाना था, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे कहीं मिल नहीं रही है। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर मीना की आंखों में तो अभी तक नोटों की गड्डियों की तस्वीर नाच रही थी। वह बोली, बाबूजी देखो ना, माँ जी तो अभी तक नहीं आई हैं। अब आप कब तक इसे हाथ में रखेंगे? हाँ बहू, यही तो मैंने सोचा था कि इन पैसों को तुरंत बैंक में जमा करवा दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते आशा को अस्पताल में भी तो दिखाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन न करवाया गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी मीना बोली, बाबूजी, वह सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे? बहू, जब तक आशा नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर मीना कहने लगी, अरे बाबूजी, आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते। आप मुझे दे दीजिए, यह पैसे मैं अलमारी में रख देती हूँ, और यदि विश्वास नहीं है
तो अलमारी की चाबी भी लाकर आपको दे देती हूँ। फिर सोमनाथ जी बोले, अरे नहीं बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी बहू हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ठीक है, जब तक आशा नहीं आती तब तक इस पैसे तुम संभाल लो। इतना सुनते ही मीना के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई मानो वह इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराती हुई मीना उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने पैसों पर एक नज़र दौड़ाई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने देखा कि बैग में पूरे 10 लाख रुपए थे, तो अचानक चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से 2 लाख रुपया निकालकर अलग रख दिए और बाकी के पैसे बैग में वापस डालकर अलमारी में रख दिए। थोड़ी देर में ही उसकी सास आशा जी आ गईं, तो मीना बोली, माँ जी, इतना भी कोई समय लगाता है क्या मंदिर में? अरे नहीं बहू, रास्ते में ही मेरी सहेली मिल गई थी, तो हालचाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं क्या? हाँ माँ जी, आपको ही कब से ढूंढ रहे थे, अभी अभी बाहर निकले हैं। आप एक काम कीजिए, यह लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी ने अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपनी अलमारी में रख लीजिए। वह क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर उधर हो जाएंगे तो आप सब तो मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में सबसे पहले शक तो बहू पर ही आ जाता है। फिर आशा जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात भी होती है तो उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल कर ले आती हूँ। ऐसा कहते हुए आशा जी बहू के कमरे में जाने लगी, तो अचानक उनका दिमाग ठनका कि आज तक जो बहू अपने कमरे का दरवाजा तक भी बंद रखती थी, उस बहू ने उन्हें अपनी अलमारी की चाबी कैसे दे दी। लेकिन फिर इस विचार को रफा दफा करते हुए वह बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। उसी समय सोमनाथ जी आ गए और बोले, हद करती हो आशा तुम भी, मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं आ जाऊंगा तो तुम घर पर रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। पति की बात सुनकर आशा जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे वह काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी सोमनाथ जी ने कहा, कौन सा काम? फिर आशा जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिया था मैंने अलमारी में रख दिया है और दिल देखिए ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रखी है। वह तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग चेक कर लिया है ना? ठीक से तो रखा है ना? हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखा है। आप मुझे बुद्धू समझते होंगे, लेकिन आपकी आशा इतनी बुद्धू है नहीं। अरे नहीं आशा, तुम बस जरूरत से ज्यादा ही सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो ना। लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है, अब दूर क्यों जाना, अपने घर में ही देख लो। मौका मिलने पर हमारा अपना बेटा भी हमें छलते समय नहीं सोचेगा। अरे आप भी ना, इतना मत सोचा कीजिए, मुझे तो आपकी ही चिंता लगी रहती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? एक पल को भी यह बात अपने मुंह पर मत लाना। आशा जी के मुंह पर हाथ रखते हुए सोमनाथ जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए हैं कि कौन अपना है और कौन बेगाना। हम दोनों का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना तो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। अजी, अपने बेटे के खिलाफ मन में जहर मत रखिए। अब वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर है और बहू की तो आए दिन कोई न कोई मांग चलती रहती है। अब वह उसके शौक पूरे करेगा या अपने माँ बाप को देखेगा। अजी छोड़िए ना इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं।
दरअसल सोमनाथ जी अपनी पत्नी आशा की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे और आशा जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली। उस समय उनका बेटा मनीष दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वह लौट कर आया तो मीना ने तुरंत उसके कान भर दिए। वह गुस्से से भड़कता हुआ बाहर निकला और बोला, बाबूजी, यह सब क्या लगा रखा है आपने? तभी सोमनाथ जी अपनी सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए बोले, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। इतना भी नासमझ मत बनिए। आपको अच्छे से पता है माँ के विषय में बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? वह तो स्वयं कैंसर से जूझ रही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आप गहने बेच चुके हैं और अब अपने गांव की जमीन भी बेच दी और मुझसे पूछा तक भी जरूरी नहीं समझा। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने रखती है या नहीं? फिर सोमनाथ जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे सूत्रधारदाओं ने तुम्हें खबर पहुंचा दी। अब क्या करूं बेटा, तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है। उसकी तो चिंता है नहीं तुझे। दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइशें पूरी करने में लगा हुआ है। तभी मनीष बोला, मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको हुआ क्या है। मैं क्या आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा, तुम्हारी हरकतों से यह भी नहीं लगता कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। 1 महीना पहले तुमने 10 लाख की कार खरीदी है और अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब तुमने बहू को सोने का हार खरीद कर दिया है। अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए तुम लाखों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। और रही उस जमीन की बात, तो वह जमीन मैंने अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से खरीदी थी, और अगर बेच दी तो इसमें मुझे तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन बाबूजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरी बीवी बच्चे का कुछ तो सोचिए। आप तो हमें कंगाल करते चले जा रहे हैं। फिर सोमनाथ जी गुस्से में बोले, बेटा, क्या बोला तूने? बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ। मेरी आशा, जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता तो हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता था। पूरी पूरी रात जाकर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। दिन रात तेरी नजरें उतारती थी। बस बाबूजी, इन सब फालतू की बातों में मेरा समय खराब मत कीजिए। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तभी सोमनाथ जी आंखों के कोरों से आंसू पोंछते हुए कपकपाती आवाज में बोले, खबरदार, अब एक शब्द भी आगे बोला तो परसों मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, और इस बारे में मुझे किसी की राय नहीं लेनी है। अपने पिता की यह बातें सुनकर मनीष थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज के से कुछ पैसे बचें तो वह हमें दे दीजिएगा। दरअसल मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्ज उठाना पड़ेगा। फिर सोमनाथ जी बोले, अच्छा, मतलब की बात तो मुझे अब समझ में आई। अब बेटा, इतने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा होगा यह तो तुम खुद भी सोच सकते हो, और अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के बजाय तुम उन पैसे मांग रहे हो। शर्म आने चाहिए तुम्हें। इतना कहकर सोमनाथ जी वहां से चले गए। अगले ही दिन अस्पताल से फोन आ गया कि इलाज के लिए पैसे अस्पताल में जमा करवा दीजिए और मरीज को दाखिल करवा दीजिए। फिर सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कल तुम्हें अस्पताल में दाखिल करना है, इसलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना। जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर आशा जी हंसते हुए बोली, हम दोनों अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं।
फिर भी खुद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं आप मेरा। तो सोमनाथ जी ने कहा, आशा, तुम हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना, तो मुझे यह घर भी अच्छा नहीं लगता। सोमनाथ जी ने पैसों का भरा बैग संभाल कर रख लिया और पत्नी को अस्पताल ले जाकर जाने लगा। तो अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो बहू तपाक से बोली, यह क्या करेंगे वहां जाकर? आप हैं तो माँ जी की देखभाल करने के लिए। उधर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर आशा जी बोली, उन्हें क्यों परेशान करते हैं? आप मेरे साथ हैं तो चिंता की किस बात? चलिए हम चलते हैं। सोमनाथ जी को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी को परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। आशा जी को नर्स अंदर लेकर चली गई, जबकि सोमनाथ जी काउंटर पर पैसा जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, सोमनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन यह तो केवल 8 लाख रुपए हैं। ऑपरेशन तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे पैसे आप जल्दी जमा करवा दीजिए। यह बात सुनकर सोमनाथ जी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे 10 लाख रुपए थे। तभी अकाउंटर ने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी सोमनाथ जी एक पल को उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे, और फिर बोले, नहीं नहीं, हमें दूसरा क्या ठकेंगे, यह ठेका तो हमारे अपनों ने ही ले रखा है। मैं भी आता हूँ। उधर घर पर उनका बेटा मनीष थोड़ी चिंता में बैठा था। तभी मीना बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे, आज तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। आपकी माँ का इलाज हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर मनीष बोला, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है और घूमने पर तो कम से कम 50,000 चाहिए। अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी मीना बोली, अरे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपका इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती। अभी रुकिए। ऐसा कहते हुए मीना अंदर गई और अपनी अलमारी से पैसे निकाल कर ले आई और नोटों के बंडलों से अपने आप को हवा करती हुई बोली, बस आप मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और को चिंता आपके पास फटकने तक नहीं दूंगी। फिर मनीष बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो मीना ने कहा, अरे आप आम खाइए ना, गुठलियों क्यों गिनते हैं? आपकी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मनीष बोला, यह बात तो सच है, सबकी चिंता कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अब तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर से सोमनाथ जी जब घर पहुंचे तो बेटे बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। वहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम दोनों अपने ही घर में पैसा चोरी करके उसी पैसे से घूमने से सपने देख रहे हो। उसी समय अपने पिता के पीछे पुलिस को आया देखकर मनीष और मीना के पसीने छूट गए। तभी मीना कांपती हुई आवाज में बोली, यह क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? कुछ सोच समझकर बात कीजिए, मैंने कौन सी चोरी की है? फिर सोमनाथ जी बोले, ज्यादा भोली मत बनो बहू, इतनी भी नासमझ तुम नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात कही थी, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है, तुम उसे कोई तकलीफ नहीं आने दोगी, उसके साथ कुछ गलत क्यों करोगी? तभी मनीष बोला, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? आपके पास क्या सबूत है कि पैसे मीना ने लिए हैं? तो सोमनाथ जी ने तुरंत बता दिया
कि मेरे बैग में से 500 रुपए के नोटों के 4 बंडल गायब हैं। और मनीष ने जब मीना के हाथ में देखा तो उसके हाथ में भी 500 के नोटों के 4 बंडल ही थे। तभी मीना बोली, अरे बाबूजी, अब आप लोगों की जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के इलाज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। इतना सुनते ही सोमनाथ जी आंख बबूला हो गए और उन्होंने एक जोरदार तमाचा अपनी बहू के गाल पर चढ़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और मनीष अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर सोमनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? फिर सोमनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही मनीष अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। बेटा भूलो मत, तुम्हारा बाप हूँ मैं, अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पर सबक भी सिखा सकता हूँ। और वैसे भी मुझे अपने घर में चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तभी मनीष अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, मैं जेल चला जाऊंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि सोमनाथ जी कुछ कहते, मीना बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया, हमें फांसी थोड़ी ना लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वह मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी मनीष ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक दमदार तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं न कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने ही घर में चोर बन बैठा हूँ। सोमनाथ जी ने अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते देख पुलिस को वापस जाने के लिए कह दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपने झगड़ा सुलझाते रहो, मुझे तो अपनी पत्नी की जान बचानी है, यह पैसा मेरे हवाले करो। तो उनकी बहू मीना ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों के बंडल उठाकर अपने ससुर को वापस कर दिए। जाने से पहले सोमनाथ जी बोले, और हाँ, तुम अपने रहने का इंतजाम ऊपर की मंजिल पर कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई भी परेशानी झेले। जिस बेटे को अपनी जान लुटाकर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो अब मुझे ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए सोमनाथ जी वहाँ से चले गए। तभी मीना बोली, यह बात तो गलत है, आपके बाबूजी ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर मनीष बुग ने कहा, चुप हो जाओ, तुम भूल रही हो यह घर उनका है, हमें वैसे ही वह करना पड़ेगा जैसे वह चाहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, मैं तो यहीं रहूँगा। करीब 1 सप्ताह के बाद आशा जी स्वस्थ होकर घर वापस लौटी। आज उन्हें घर खाली खाली सा लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने इस बारे में अपने पति से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल में रहने की थी और मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम अपने पुराने शौक पूरे करो। तुम्हें छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था ना, तो अब जल्दी ही मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितने व्यस्त होंगे उतनी ही चिंताएं हमसे दूर रहेंगी। यह बात सुनकर आशा जी बहुत खुश हो गईं
अब दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से अपना खर्च चला रहे थे। कभी बेटा पैसे से मदद करना चाहता भी तो सोमनाथ जी उसे जवाब देते कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पहले भी मैं सर उठाकर जिया हूँ और आज भी सर उठाकर जीऊंगा। तुम अपनी और अपनी पत्नी की जरूरत को पूरा करो, बस अपनी माँ को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से उस घटना का जिक्र किसी ने भी आशा जी के सामने नहीं आने दिया। आशा जी बार बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती कि आखिर बेटा बहू सही रास्ते पर कैसे आ गई। आपने ऐसा क्या किया? तो सोमनाथ जी मुस्कुराकर कहते, बेटा बेटा होता है और बाप बाप ही रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।